चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राजा। मैम क्या नाम है आपका? कमलेश बनारसी दास, पूर्व महापौर चंडीगढ़। मैम चंडीगढ़ के एक्स मेयर हैं और इनकी जो टर्म है कैसी रही है उसके बारे में पता करेंगे। मैम आप चंडीगढ़ के मेयर कब थे? मैं 2004 में और 2009 में 2 बार मौका मिला मुझे चंडीगढ़ के एज ए मेयर रहने का, और काफी अच्छा रहा। कौन सी पार्टी से आप थे? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, कैसी टर्म रही? मेरी जब मैं एज ए मेयर, देखो बीइंग ए शेड्यूल कास्ट, काफी कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ता है हमें, पर जब मुझे मौका मिला, बहुत ही स्ट्रगल का और बहुत मेहनत का दौर रहा। उस टाइम हमारे पास कॉरपोरेशन नमी थी, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन के पास फंड भी नहीं होते थे ज़्यादा, और लोगों चंडीगढ़ तो एक कैपिटल है, वो तो बड़ा बहुत फंड होगा वहाँ तो। नहीं, अब तो खैर है। जब हमारे पहले कितना फंड था? मेरे टाइम पे सिर्फ 37 करोड़ रुपया बजट होता था बस। जब, हाँ, और उसके अंदर प्लान नॉन प्लान दोनों हो जाते थे। नगर निगम में सिर्फ इतना है? हाँ, तब इतना था, है ना। 2004 की बात बता रही मैं आपको। अब तो करोड़ों में है ना, ज्यादा है। पहले हमने काफी हजार करोड़ों में जा रहा है, अब तो काफी अच्छा है। लेकिन क्या है कि उस समय कम खर्चे में भी क्वालिटी वर्क हम लोग देते थे। लेकिन आजकल जो है अधिकारी लोग हैं वो क्वालिटी खर्चा बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आए दिन सड़कें टूट जाती हैं। और अब देखिए, जो सफाई का काम है प्राइवेटाइज कर दिया है, और उसके बाद हमारा चंडीगढ़ है वो कितने नंबर पे जा रहा है। जब प्राइवेटाइज नहीं था और तब हमारा चंडीगढ़ का जो नंबर 1 पे हम लोग आ रहे थे। आज गंदगी है जगह जगह, स्टे कैटल्स हैं, है ना, जानवर हैं। हमारे टाइम पे हम लोगों ने सारे जानवरों को गौशालाओं में भेज दिया था और कोई टैक्स नहीं लगाया था। अब बीजेपी के टाइम पे टैक्स भी लग गया है, काउ सेस लग गया है, और उसके बाद भी सड़कों पे गाय हैं और उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के भी काफ़ी चांस बन रहे हैं। और डेवलपमेंट में अगर बीइंग ए मेयर मुझे जो मौका मिला, मैंने कोशिश की है कि जिन इलाकों में कभी काम नहीं हुआ, जिन इलाकों में जो सुविधाएं कभी नहीं मिली, है ना, उन इलाकों में वो काम करना। और आप समझ सकते हैं कि वो इलाके कौन से होते हैं। जहाँ रिजर्व के लोग ज़्यादा रहते हैं वो इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर काम नहीं होता, डेवलपमेंट का काम बहुत पीछे होता है। तो हमने सड़कें बनवाई, सड़कें चौड़ी करी, वहाँ गंदगी हटा के पार्कों को बनाया, और वहाँ क्या कहते हैं, मार्केट होती थी, लेकिन मार्केट के आगे कोई पार्किंग नहीं होती थी। हमने पार्किंगें बनवाई, पक्की बनवाई। पार्किंग के अंदर हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई, और गार्डन बनवाए, क्योंकि कॉलोनियों के अंदर कंसेप्ट ही नहीं था कि वहाँ पर गार्डन हो सकता है। तो हमने कहा भी जब आप चाहते हो ये लोग ऐसे हो या अच्छे बने, तो उनको वो चीजें दो ताकि वो उसको लेके वो चीज वैसे बने। अब डॉक्टर कहते हैं जाओ सैर करो, गार्डन है नहीं, सैर क्या करेंगे, है ना। तो फिर हमने गार्डन बनवाए। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 ही इलाके ऐसे थे जहाँ पर मैंने गार्डन बनवाए सबसे पहले। और जब उसका इनॉग्रेशन करने या फाउंडेशन रखने के लिए मैंने एडवाइजर, हमारे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर के बाद वही होता है, मैंने उनको बुलाया कि आप मेरे यहाँ पर एक गार्डन बना दो। तो उन्होंने कहा कमलेश, आपके इलाके में क्या गार्डन रहेगा, गाय बकरी सूअर खा जाएंगे उनको, तो गार्डन वार्डन नहीं रहेगा, और जो कुछ बचेगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो तोड़ के ले जाएंगे। तो आप कॉलोनियों में और गार्डन नहीं संभव हो सकता, आप इसको रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, गार्डन तो हमारे होगा ही होगा, ठीक है। आप अगर फूल नहीं दे सकते तो आप हमें कांटे दे दो, पर गार्डन दे दो। तो कहते क्या मतलब आपका? तो मतलब यही है कि गार्डन, कैक्टस लगा देंगे हम, फूल तो उस पर भी आ ही जाएगा एक दिन, और वो सेल्फ प्रोटेक्टेड है, ना उसको गाय छुए, ना कोई इंसान छुए, ना कोई जानवर खाए, तो मेरा गार्डन तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या बात है ना, बहुत अच्छी बात है आपने कही। हाँ, तो फिर उस वजह से मुझे वो गार्डन के लिए जो 3-4 एकड़ जमीन मिली, जिसका हमने गार्डन तैयार करा। चंडीगढ़ में बहुत खूबसूरत गार्डन है, तो वो हमने बनाया वहाँ पर, और उसके बाद आज लोग वहाँ जाते हैं। आप भी अगर कभी मौका मिले चंडीगढ़ में रामदरबार का गार्डन देखने का, तो वहाँ लोग यही बोलेंगे, रामदरबार कॉलोनियाँ सेक्टरों में नहीं होती है, कॉलोनियाँ बाहर के एरिया में रहती है। चंडीगढ़ तक सेक्टर में बटा हुआ है ना? हाँ जी, बट जो रिहेबिलिटेटेड कॉलोनियाँ है वो आउटर पे हैं सारी। हाँ, तो वहाँ पर हमने बनाया। उसके बाद फिर मुझे द्वारा, हाँ, बड़ी बात ये है कि चंडीगढ़ के शहर में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, है ना, हैं भी और थे भी, लेकिन कॉलोनियों में कभी मॉडल स्कूल नहीं हुआ।
और हमने फिर बोला कि जब कॉलोनियों में आप मॉडल स्कूल नहीं दे सकते हो तो हमारे बच्चों को शहर में एडमिशन को देता नहीं। कॉलोनी वाले नहीं 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 इनको नहीं देनी एडमिशन, आप अपने एरिया में लो। हमारे एरिया में मॉडल स्कूल है नहीं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, और हमारे बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम कभी नहीं पढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो हमने कहा ये गलत है, मुझे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल दो यहाँ पर ताकि हमारे बच्चे भी पढ़े। हमने वो तो मेहनत कर ली है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी टाइबर टूबारन के अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो आप हमें मॉडल स्कूल दो। नहीं हो सकता, भी क्यों नहीं हो सकता, बड़ी उनके साथ बहस हुई हमारी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ज़्यादा जिद करती हो, एक क्लास देते हैं हम आपको नर्सरी, और उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारा स्कूल चलता है या नहीं चलता। अब मैंने कहा चलो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो मिल रहा है, ले लो, और हौली हौली उसी को ही हम लोग अपग्रेड करवाते जाएंगे। तो फिर वही करा, जब हमने ये पूरे अपने इलाके में ये कह दिया कि भी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रहा है, अब अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ दिलाओ। एडमिशन इतनी आई कि हमें वहीं पर 4 सेक्शन बनाने पड़े, इतने बच्चे आए। मतलब कि मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को मौका ही नहीं दोगे तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आगे नहीं आपको आएंगे। कैसे मौका मिला? जनरल लोग तो कभी एससी को मेयर बनता खुश नहीं होते हैं, आपको कैसे ये मौका मिल गया? देखो मुझे मौका ऐसे ही मिल गया है, संविधान की वजह से मिला। नहीं, रिजर्व थी ये सीट? सीट रिजर्व रिजर्व हो गई थी। हाँ जी। ओके। हुआ क्या कि मैं आपको बताती हूँ। एक बार जब 96 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो चंडीगढ़ में पूरा शहर में कांग्रेस हार गई, अकेली मैं जीती। वो रीज़न क्या था, जो मेरे हस्बैंड थे बनारसी जी, उन्होंने उस इलाके में बहुत काम किया था जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा मिला और मैं उस इलाके से जीती फर्स्ट टाइम। क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में उतना नहीं था, पर मेरे हस्बैंड बहुत दिल से समाज सेवा करते थे, तो जिसकी वजह से मैं जीती पूरे चंडीगढ़ में। तो अब हुआ क्या कि जब नेक्स्ट टर्म आई तो फिर वो दोबारा फिर चुनाव की बारी आई। तो मैं आपके अभी जो मैंने अंदर बात करी थी क्रीमी लेयर वाली, मैं उसका आपको एक जवाब देती हूँ। अंदर तो इतना टाइम नहीं था बोलने का। हम लोग कह तो देते हैं कि जो लोग आगे बढ़ गए वो अपनी सीट छोड़ दे और ताकि दूसरा आगे आए। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मेरे को ये बात कही गई कि कमलेश जी आपके ही समाज का तो बंदा आएगा, आप सीट छोड़ दीजिए। ऐसा ठीक है, अगली बारी मैं जनरल सीट से लड़ूंगी क्योंकि मैं काम इतने कर दूंगी, जीत जाऊंगी। ये मेरे मन में भावना थी और मैंने करा था और मुझे विश्वास था। लेकिन जब बात आई टिकट देने की, सबने ये कह दिया कि आप जाके अपनी रिजर्व सीट से लड़ो, जनरल का अधिकार नहीं मारो हमारा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि जब अगर ये रिजर्वेशन वाला, ये जो क्रीमी लेयर वाली बात कर रहे हैं, हमारे बंदे जो आगे बढ़ गए हैं वो आगे बढ़ गए, उनको तुम रोकना चाह रहे हो, है ना, भी तुमने बेनिफिट ले लिया, तुम रुक जाओ। और जो हमारे गरीब आदमी हैं उनको वहाँ लाना चाहते हैं, चाहिए, लेकिन क्या वो उनकी आर्थिक हालत अच्छे कर दी तुमने? क्या उनको अच्छी शिक्षा दे दी तुमने? क्या वो संपन्न है कि आगे आ जाएंगे वो? क्योंकि उनके वो इतने पीछे है, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना वास्ता। तो अगर तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति है, उनको अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा उनको वो दो, सस्ता दो ना। तुम इतना महंगा हजारों रुपए का तो तुम उनकी एडमिशन फीस लगा देते हो छोटी सी क्लास में, और बड़ी क्लास तक आते आते तो माँ बाप की हिम्मत ही नहीं है कि वो कर ले। आर्थिक तो भाई संपन्न नहीं है, सरकारी नौकरी उनके पास है नहीं, अच्छे बिजनेस उनके पास है नहीं, प्राइवेट काम करते हैं। 8-10 हजार कमाने वाले से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उसका बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा? आप नहीं बन जैसे सकते। जैसे काउंसलर दूसरी बार बने थे तब मेयर बने के पहली बार भी? पहली बार तो मैं अकेली थी, पर मैं इलेक्शन लड़ी थी तो मैं सिर्फ एक वोट से हारी थी। ओके। हाँ, तो सेकंड टाइम में जब मुझे वो जनरल सीट का, मैंने कहा कि मुझे लड़ना ही जनरल से है, मुझे दो। मैंने बहुत किया तो पर मजबूरी ये बन गई पार्टी की कि भी इसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार एक ही जीत कर आई थी, उसी को हम टिकट नहीं देंगे तो उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे मौका दिया जनरल सीट से। बहुत मेहनत करने के बाद जब मैंने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगी, मेरे को बिजनेस नहीं है, राजनीति सेवा है, करवानी करवाओ, नहीं करवानी ना कराओ। तो फिर पार्टी ने मुझे मौका दिया दोबारा। पवन बंसल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया और फिर मैं दोबारा जनरल सीट से लड़के गई। 18 आदमी थे, 19वीं मैं थी। कितनी वोट से जीते? तब मैं 1200-1300 वोटों से जीती थी। हाँ, और 19 लोग थे। तब मेयर बनाया फिर आप? फिर मैं मेयर बनी। सबसे ज्यादा मार्जिन होगा? हाँ, मेयर बनी मैं। और उसके बाद क्या हुआ, सेकंड फिर उसका नेक्स्ट फिर इलेक्शन लड़ी, उसमें फिर मुझे मौका मिला अलग एरिया से, पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो मैं वहां से जब लड़ी तो मैंने वहां पे गार्डन बनाया, और वहां पे एक टोबा होता है ना, पंजाबी में टोबा बोलते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं, जहाँ पर गाय भैंसे नहाती है ना, तालाब टाइप वो होता था। हमने उसको बहुत खूबसूरत झील बनाई, तो वो भी हमने बनाई। वहाँ पे झील में किश्तियां भी, मछली पालन भी, सब कुछ हमने करा। वो डुडू माजरा गाँव में है, गाँव में बनाया हमने। वहाँ स्टेडियम भी बनाया, कम्युनिटी पार्किंग भी बनाई। तो जब सेकेंड फिर
थर्ड टाइम मुझे मौका मिला तो मेयर बनने का, तो मैं वहाँ डड्डू माजरा से चुनी गई, वहाँ पर बनी। और उस टाइम एक बार मैं अनअपोज मेयर बनी हूँ, और एक बार जब मेयर बनी हूँ तो आज तक का रिकॉर्ड है कॉर्पोरेशन में, 12 वोटों से मेयर की जो जीत हुई वो 12 वोटों से हुई थी, तब मैं बनी थी। एक आपने बताया भाई 5,000 मैंने लोगों को घर बना के दिए, वो मेयर बनकर दिए नहीं, कि कैसे एज ए टर्म? काउंसलर, एज ए काउंसलर। वो जब कैसे, कौन सी स्कीम थी वो? स्कीम क्या थी कि स्कीम कुछ नहीं थी। जब मैं फर्स्ट टाइम 96 में मैंने इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन जीतने के बाद मेरे एरिया में 3 स्लम आते थे, झोपड़पट्टी 3 आती थी। और जो 3 आती थी तो हमारे कमिश्नर थे, वो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि हमारी बाउंड्री के पास एयरफोर्स का इलाका था, तो वो कहते हैं जी आपके ये लोग हैं गंदगी फैलाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, एयर क्रैश होते हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। बट उन्होंने उसकी पुली ले ली और मुझे बोला कि आप यहाँ से इन लोगों को हटवाओ, हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है एयरफोर्स वालों को। तो दूसरा बीजेपी का आधा एरिया जैसे इधर है, ये मेरे एरिया में आता था आधा, परला दूसरा बीजेपी वालों के एरिया में आता था, पर कहाँ 31 की लेबर कॉलोनी जाता था। तो उधर की पार्षद ने और उन्होंने मिलकर, तो उनके तो साजिश थी, जिनकी वजह से उसने मुझे, कमिश्नर ने बोला आप इनको हटा लो या इनको बोलो पीछे 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 चल जाओ। तो मगर ये पीछे नहीं जा सकते, पीछे ये फैक्ट्री है मेरे एरिया में, तो ये फैक्ट्री में नहीं जा सकते, है ना। तो आप सिंपल सी बात है, इंदिरा आवास योजना है, अंबेडकर आवास योजना है, इतनी योजनाएं हमारे देश के अंदर चल रही है। किसी भी योजना के साथ इनको मकान दीजिए और काम खत्म हो जाएगा आपका, आप कर दीजिए। कोई मकान नहीं मिलते, आप जाओ, ये हटेंगे 13 तारीख को आके हम बुलडोजर फेरेंगे। झुग्गियां थी। तो फिर मैंने उनको जाके एडवाइजर के पास पेश हुई, मैंने कहा जी ये ऐसे ऐसे मुझे बोला गया, और हमने रात को सर्वे कराया भी, इतने लोग बेघर हो जाएंगे अगर आपकी स्कीम के तहत, बुलडोजर चलाने की स्कीम के तहत इतने लोगों को बेघर होना पड़ेगा। तो फिर जो एडवाइजर को मैंने मिले, उनको सारा प्लान समझाया अपना, फिर उसके बाद वो तैयार हुए, और उसके बाद फिर मैंने मकान दिलवाने का जो प्रोसेस शुरू किया, और विद इन 1 ईयर सारे के सारे कॉलोनियों को मैंने रिहेबिलिटेट कर दिया। जितने भी लोग आए तो सबको मैंने रिहेबिलिटेट किया उनको। हाँ, और उस समय स्कीम थी कि भी अगर देंगे तो 91 वालों को देंगे। मगर ना जी, मेरा इलेक्शन 96 में हुआ, 96 तक वालों को दे दो, मतलब कि जितने भी उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग उसमें ऐड हो सकते थे, उन सभी लोगों को मकान वहां पर मैंने दिलवा दिए। जो 200 बचे थे जिनके पास जानवर थे, उनको भी अलग से एक जगह दिलाएगी ताकि आप यहाँ बैठो। उनके बाद अब उनको भी रिहेबिलिटेट कर दिया गया। मेयर जब आप थे 5 साल में, प्रेशर कितना होता है मेयर पर? बहुत होता है। जल्दी से अफसर जो होते हैं ना, वो अपनी अफसरी के कारण ना मिसगाइड ज्यादा करते हैं, और अफसर तुमसे ये कहते हैं, मेरे को तो जो कहा था मैं बताती हूँ। मुझे ये कहा गया कि या तो आप सिस्टम में ढलो या अपने जूते की नोक में दम रखो सिस्टम को बदलने की। और अगर आप नहीं, सीधा बोला, और आप नहीं कर सकती हो तो या तो सिस्टम में ढल जाओ, अब हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकती हो। आपके ऑफिस का मुलाजिम? कमिश्नर जी, मुलाजिम नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट है कमिश्नर। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सिस्टम में ढलूंगी। मुझे तो ये है कि लोगों के काम करवाने हैं, ये मेरी कमजोरी है। अगर आप काम आराम से करते रहोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, देखेंगे हम क्या करेंगे। तो अगर आप कर क्या लेंगे, आप मेरी बदली भी नहीं करा सकती है। हाँ, धमकी मतलब तुम सिस्टम में डलो, क्योंकि हम दलित है ना, तो मतलब वो हमें दबाने के हर प्रयास करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने वैसे भोलेपन में बोला आपकी बदली का क्या प्रोसीजर है? अच्छा। हाँ, मैंने पूछा आपकी बदली का क्या प्रोसीजर है? तो कहते हैं आपका सीएम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपका एमपी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर फिर बिगाड़ कौन सकता है? कह रहे बदली मेरी पीएमओ से होगी। मगर आप इतने बड़े हो? कहते हाँ। मगर फिर ऐसा है कि मैं पीएमओ को तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि आप अपनी बदली खुद करवा लेना। कहते मैं क्यों कराऊंगी? मगर वो वक्त बताएगा, क्योंकि आपने मुझे अभी बोला ना कि या तो सिस्टम में ढलो या अपने जूते की नोक में दम रखो ना। वो आज के बाद जूते की नोक में ही दम रखेगा, सिस्टम को मैं ही बदलूंगी। तो उसके बाद वो सिस्टम को बदला और वो खुद अपनी बदली करवा के गए वहां से, और मजाल और सिस्टम सारा स्मूथ कर दिया हमने अपने टाइम पे। और मैंने अपने टाइम बाद फिर उसने बदली कर दी? वो तो 6 महीने भी नहीं लगे जी मुझे तो उनको बदली करवाने में, वो खुद ही कर गया बदली। बल्कि जाते जाते क्या गया, मैडम मेरी फेयरवेल कर देना एक प्लीज। वो एक इंसल्ट होती है, कोई एक आईएएस ऑफिसर 6 साल रहे और उसके बाद उसकी फेयरवेल भी ना हो। तो मैं कोई बात नहीं, वो हम करेंगे, हम इतने वो नहीं है। तो लेकिन परेशान बहुत करते अफसर लोग, काम नहीं करते। ये है कि हम दलितों को जब मौका मिलता है ना कहीं भी, तो हमें संविधान जरूर पढ़ना चाहिए है। और जो जैसे हम नगर निगम में गए तो नगर निगम का जो एक्ट है उसको थोरोली पढ़ो
और उसके जो रूल एंड रेगुलेशन जो भी है वो सारा पढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों पे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमें रगड़ देते हैं, हमें बख्शते नहीं है कोई भी, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत कुछ हो जाता है। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग सक्सेस हो, और अगर हमें मौका मिला सक्सेस होना है तो हमें पढ़ लिख के जाना है और दबना नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं, दबता तभी है जब अगर तुम गलत होते हो। तो अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का लालच भी नहीं आना चाहिए। हमें अपने नेक दिली से और नेक दिमाग से, नेक सोच से हमें समाज के लिए और पूरे एरिया के लिए जिसकी तुम्हें जिम्मेदारी मिली उसके लिए काम करना चाहिए। वो मैंने किया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा चंडीगढ़ की जनता ने मुझे सम्मान दिया है। मुझे पंजाब रत्न अवार्ड मिला है, हाँ जी, देश सेवा रत्न अवार्ड मिला है। और चंडीगढ़ में FM है, उन्होंने बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर जो करा था, जिसका मुझे पता भी नहीं था। हम तो मजाक उड़ा रहे थे उसका भी कौन हो सकती है, तो मेरी बेटी बोली मम्मी आप हो सकती हो ना, तो मुझे पता लगा बाद में मैं ही थी बेस्ट वुमन ऑफ द चंडीगढ़। सरकार ने दिया था? नहीं, ये FM रेडियो वालों ने करा था। तो फिर पता लगा मैं ही हूँ, तो फिर हम बहुत हंसी। मैं कहा भाई ये तो मैं हंस रहे थे तो तुमने सच्ची में मेरा, तो अगर आपको नहीं मालूम था, मगर हमें क्या मालूम, तुमने कौन सा हमसे पूछा था। पर ये है कि अगर तुम काम करते तो लोग उसको देखते हैं, वाच करते हैं कौन सही काम करता है कौन नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये इनकी गंदी दलदल में नहीं जाना चाहिए, पैसे पुसे की तरफ नहीं जाना चाहिए, और अपना काम करना चाहिए, ताकि एक समाज में मैसेज आए। अगर सबसे बेस्ट कोई अगर चुनना पड़े किसी को, तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अच्छा संविधान लिखकर अपनी मजबूरी बना दी कि तारीफ करनी पड़ेगी, वैसे ही तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें भी वहां रह के ऐसा काम करना पड़े कि उनको मजबूरी में ही तारीफ तो करनी पड़े कि नहीं फलाना आदमी था, वो मेयर बना तो उसने ये काम किया, वो मुख्यमंत्री या मंत्री बना तो उसने ये काम किया, MP बना तो उसने ये काम किया। तो जब तुम्हें मौका मिलता है ना, तो तुम अपने अंदर जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से काम करो। हमारे साथ चंडीगढ़ के एक्स मेयर, जिन्होंने कमिश्नर को भी बदली करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि कमिश्नर कह रहे थे भी आप सिस्टम का हिस्सा बने, पर इन्होंने अपनी ताकत दिखाकर, एक औरत जब अपनी ताकत दिखाती है तो सब कुछ बदल देती है। इसकी उदाहरण इन्होंने पेश की है। और बाबा साहब को जब मौका मिला उन्होंने संविधान लिख दिया। जब इनको चंडीगढ़ का मेयर बनने का मौका मिला तो जो झुग्गियां गरीब लोगों को घर ढाए जा रहे थे, बुलडोजर फिरने वाला था, तो इन्होंने उनके साथ खड़े होकर उनके 5000 घर बना दिए। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।